स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट पेज के ऊपर में पॉलिटिकल न्यूज़ है, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन से रिलेटेड। तो वर्ल्ड के पेज से आज हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ के अंदर में मेंशन है रसिया यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा बोथ कंट्रीज़ के बिटवीन में जो कन्फ्लिक्ट है उसके रिगार्डिंग में 3 डेज का जो सीज फायर है उसको अनाउंस किया गया। तो स्टूडेंट, सीज फायर के अंदर में कंट्रीज के द्वारा क्या एक दूसरे के अगेंस्ट में अटैक है उसको कैरी आउट किया जाएगा। तो आप देखिए कि अटैक है वो नहीं कैरी आउट होगा। इवन जिन पर्सनस को एज ए प्रिजनर के रूप से कैप्चर किया गया है तो उनका भी जो स्वैप है वो किया जाएगा इस सीज फायर एग्रीमेंट के थ्रू। हमारे यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, यूक्रेन का जो लोकेशंस है वो मल्टीपल टाइम्स न्यूज़ के अंदर में है। और आप देखिए कि लास्ट 2-3 ईयर से कंटिन्यूस न्यूज़ में है। 2023 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसमें भी यूपीएससी ने आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वो पूछे थे यूक्रेन से रिलेटेड। फिर 2024 के समय में भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए। तो एक बार हम लोकेशंस को प्रैक्टिस करते हैं। यूक्रेन का जो प्लेसेज हैं, नाइबर कंट्रीज हैं, उनको यहाँ पे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो यूक्रेन है वो सिचुएटेड है। यूक्रेन आप देखिए कि 2 इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज हैं जिनके साथ में अपना एरिया है वो शेयर किया करता है। इसके सदर्न पार्ट के अंदर में जो ब्लैक सी है और सदर्न ईस्टर्न पार्ट के अंदर में सी ऑफ अजोव है वो यहाँ पे सिचुएटेड है। ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव को जो कनेक्ट करने वाला स्ट्रेट है उसको हम किस नाम से जाना करते हैं? तो स्टूडेंट्स, इसको हम कर्च स्ट्रेट के नाम से जाना करते हैं। कर्च स्ट्रेट है जो कनेक्ट करता है सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी को। यहाँ पे ये जो पेनिनसुलर रीजन है जिसको कि हम क्रीमियन पेनिनसुलर रीजन के नाम से जानते हैं, 2014 के समय में रसिया के द्वारा जो क्रीमियन पेनिनसुला का जो एरिया है उसको कैप्चर किया गया था। और इसी वजह से आप देखिए कि रसिया को जो G8 नाम का जो प्लेटफॉर्म हुआ करता था वहाँ से उसको सस्पेंड कर दिया गया था और G7 है वो फिर से क्रिएट हुआ, जो अर्लियर फेज में भी G7 ही हुआ करता था। अब अगर हम यूक्रेन का जो नाइबर कंट्रीज है उनके बारे में देखें तो आप देखिए कि इसका जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ तो जो रसिया है वो अपना एरिया शेयर करता है ईस्टर्न पार्ट के अंदर में। तो नॉर्दर्न पार्ट के रिगार्डिंग में रीड करें तो यहाँ पे जो बेलारूस है वो सिचुएटेड है। और बेलारूस आप देखिए कि न्यूज़ में क्यों हुआ करता है यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका भी इंडिया भी मेंबर है, और आप देखिए कि रिसेंटली उसके डिफेंस मिनिस्टर्स का भी मीटिंग हुआ था बिस्केक के अंदर में। तो एससीओ के अगर हम मेंबर्स के बारे में बात करें तो बेलारूस भी रिसेंटली उसका जो मेंबर है वो बना है। तो एससीओ के बारे में ये आपको पता होना चाहिए। क्या स्टूडेंट्स, बेलारूस ब्रिक्स का भी मेंबर बना है? तो आप देखिए कि ब्रिक्स का मेंबर है वो नहीं है। फिर इसका जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है यूक्रेन का, यहाँ पे जो पोलैंड है वो सिचुएटेड है। जब आप देखिए कि कन्फ्लिक्ट हुआ था, रसिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे पढ़ा करते थे, तो उनको जो लाया गया था वो पोलैंड के थ्रू ही आप देखिए कि लाया गया था। वहाँ से ही जो फ्लाइट्स उन्होंने उनको इंडिया के अंदर में लाया गया। फिर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इसका जो वेस्टर्न पार्ट है, यूक्रेन का जो वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे जो स्लोवाकिया नाम का एक टिनी कंट्री है, स्मॉल कंट्री है, वो सिचुएटेड है। स्लोवाकिया है यहाँ पे। स्लोवाकिया के अलावा आप देखिए कि बुडापेस्ट है। बुडापेस्ट किसका कैपिटल है? हंगरी का कैपिटल है। तो हंगरी नाम का जो कंट्री है वो भी इसका नाइबर है वेस्टर्न पार्ट के अंदर में। यहाँ पे रोमानिया है वो अपना एरिया शेयर किया करता है। और मोल्दोवा नाम का जो एक कंट्री है जो कि लैंडलॉक कंट्री है, ये भी अपना एरिया है वो शेयर करता है। मोल्दोवा लास्ट 1 ईयर के दौरान में 2-3 टाइम्स न्यूज़ में था। एक तो वहाँ पे इलेक्शंस हुए थे। नेक्स्ट आप देखिए कि मोल्दोवा के जो डिप्लोमेटिक लीडर हैं वो भी इंडिया के लिए आए थे और इंडिया ने अपना इंगेजमेंट है वो भी वहाँ से जो लार्जर वे में इंगेजमेंट किया है मोल्दोवा के साथ में। वाटर बॉडीज को हमने यहाँ पे देखा। अब आपको ईस्टर्न पार्ट के जो रीजन्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। रसिया अपना जो सीज फायर करना चाहता है यूक्रेन के साथ में, और जिसमें मेंशन करता है कि अगर आप ईस्टर्न पार्ट के ये जो सिटीज़ हैं जो उसके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, वो अगर आप रसिया को दे देते हो यूक्रेन के द्वारा, तो रसिया जो है वो अटैक को नहीं कैरी आउट करेगा। तो स्टूडेंट्स, एक रीजन है, रीजन का नाम क्या है? डोनबास रीजन। इस रीजन को बेसिकली डोनबास है वो बोला करते हैं। डोनबास रीजन के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। एक सिटी है दोनेत्स्क। दोनेत्स्क नाम का एक सिटी है, दोनेत्स्क है। फिर एक देखिए कि लुहानस्क है, दोनेत्स्क है, लुहानस्क है। ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। रसिया इसी वजह से इनको कैप्चर करना चाहता है। कुछ सदर्न पार्ट का भी सिटी है। एक तो आप देखिए कि खैरसन नाम का सिटी है। एक वहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो सिचुएटेड है।
जोप्री जीहा नाम से वो सिटी है। तो ये इनका एक बार लोकेशन है, उसको आप ज़रूर से देख लेना। स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट रिवर है, वैसे तो काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट रिवर हैं जो फ्लो करती हैं यूक्रेन के वहाँ से, और जिनका जो नेम है वो डी से स्टार्ट होता है। काफ़ी सारी रिवर्स हैं, इसमें आप देखिए कि एक नीपर नाम का रिवर है जो कि यहाँ पे जो ये सिटी है, दोनस्तक का जो सिटी है वो उसी के ऊपर में सिचुएटेड है। तो रिवर का जो नाम है वो क्या है? रिवर का नाम है नीपर है। तो ये आपको पता होना चाहिए रिवर्स के बारे में। हो सकता है कोई क्वेश्चन आपसे आ जाए कि कंट्री को मैच करवा लिया जाए कि ये रिवर है उस कंट्री से फ्लो करता है या नहीं करता है। जैसे अभी रिसेंटली ईरान भी न्यूज़ के अंदर में है, तो ईरान के वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जिनके बारे में आपको पता है, वो होना चाहिए। जैसे आप देखिए कि एक कराज नाम का रिवर है वो फ्लो करता है, कराज नाम का रिवर है जो ईरान से फ्लो है वो किया करता है। तो ये बेसिकली हमने यूक्रेन का जो लोकेशन है उनको यहाँ पे रीड किया। नेक्स्ट आप देखिए कि ताइवान के बारे में है। ताइवान है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? ताइवान आप देखिए कि ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी है, उनके बिटवीन एरियाज के अंदर में सिचुएटेड है। ताइवान ने रिसेंटली, जो ताइवान का पार्लियामेंट है, उन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट है, डिफेंस का जो स्पेंडिंग है उसको यहाँ पे एग्री किया है कि यूएस के साथ में आप वेपन्स का जो परचेज है उसको कैरी आउट कर सकते हो। 25 बिलियन यूएस डॉलर का ये डिफेंस परचेज का जो एग्रीमेंट है उसको अप्रूवल है वो किया गया है ताइवान के पार्लियामेंट के द्वारा। तो ताइवान का लोकेशन एक बार हम देखते हैं मैप के ऊपर में। स्टूडेंट्स, ये चाइना है, मेनलैंड चाइना है। और आप देखिए कि चाइना जो है वो ताइवान को, ये जो स्मॉल आइलैंड कंट्री है, इसको भी अपने ही पार्ट के अंदर में कंसिडर है वो किया करता है। ये हांगकांग है जो कुछ समय के लिए लीज के ऊपर मिला था, और अब आप देखिए कि चाइना उसको अपना ही जो डोमेन है उसमें कंसिडर किया करता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे वाटर बॉडीज के बारे में, तो ये आप देखिए कि ईस्ट चाइना सी का एरिया है, ये ईस्ट चाइना सी का एरिया है। ये साउथ चाइना सी का एरिया है जिसमें काफ़ी सारे आइलैंड्स के ऊपर में चाइना अपना क्लेम करेगा। फिलीपाइंस जो है उसको ऑब्जेक्ट करता है, और चाइना और फिलीपाइंस का भी जो कन्फ्लिक्ट है वो हुआ करता है। साउथ चाइना सी के अंदर में कुछ एरियाज हैं उसके ऊपर में क्लेम के ऊपर में उनको कैप्चर करने की रिगार्डिंग में। यहाँ से स्टूडेंट्स, ये जो स्मॉलर पार्ट है जहाँ से एक स्ट्रेट निकलती है जिसको कि हम ताइवान स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ताइवान स्ट्रेट है जो वहाँ से पास करता है। ताइवान स्ट्रेट किसको कनेक्ट करता है? ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी के साथ में कनेक्ट करता है। ईस्ट चाइना सी के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि येलो सी है, यहाँ पे सी ऑफ जापान है, यहाँ पे येलो सी है, यहाँ पे सी ऑफ जापान है, और ये कोरियन पेनिनसुला है, साउथ कोरिया भी है, उसके नॉर्दर्न पार्ट में नॉर्दर्न कोरिया भी है। और नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो यहाँ पे नॉर्दर्न कोरिया के ही बारे में है। नॉर्दर्न कोरिया ने कहा है कि उनके द्वारा एक आर्टिलरी जो गन है उसको डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि बेसिकली आप देखिए कि जो साउथ कोरिया का कैपिटल है उसको टारगेट कर सकता है, उसके बारे में ये मेंशन है। नॉर्दर्न कोरिया और सदर्न कोरिया का जब भी कन्फ्लिक्ट हुआ था तो उस समय आप देखिए कि इंडिया ने भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था 1950s के समय में। इंडिया वहाँ पे एक नेगोशिएटर कंट्री के रूप से गया, बोथ कंट्रीज के बिटवीन में जो पीस है उसको इस्टेब्लिश करवाया था। प्रेजेंट समय के अंदर में बोथ कंट्रीज का जो बाउंड्री लाइन है उसके ऊपर में आप देखिए कि जो बफर जोन का एरिया है, जो जीरो लाइन का एरिया है, वो लार्जेस्ट एरिया है जिसको कि एक डीमिलिटराइज जोन के रूप से सेटअप है वो किया गया है। पाकिस्तान का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है, बलूचिस्तान का एरिया है, जहाँ पे कंटिन्यूस पाकिस्तान की फोर्सेज हैं वो अटैक किया करते हैं। तो उसी तरीके से वहाँ पे एक न्यूज़ है कि कुछ अटैक हुआ है जिसमें कुछ लोगों का डेथ है वो हुआ है। फिर आप देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के वहाँ पे पीस का इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में यूएस ने भी कुछ जो ऑपरेशन है उसको लॉन्च किया था, फिर उसको पोज है वो दिया गया। अब यूएस ने एलिगेशंस लगाए हैं कि ईरान के द्वारा कुछ फायर किया गया है, उनके जो वहाँ पे जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं जो डिप्लॉय किए गए हैं स्टेट ऑफ हॉर्मूज के एरिया के अंदर में। यूनाइटेड अरब अमीरात का जो रिपोर्ट है वो भी बताता है कि अटैक यहाँ पे हुआ है। ईरान जो अटैक्स को डिनाई है वो किया करता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो ईरान के ही बारे में है। ईरान के अंदर में एक आप देखिए कि पर्शियन कंट्रीज में वन ऑफ द हाईएस्ट ये ब्रिज था, हाईएस्ट ये ब्रिज था जिसको कि ब्रिज ऑफ डिफाइंस के नाम से, या आप इसको B1 ब्रिज है वो भी बोला करते थे। एक सिटी है वहाँ पे जो ईरान का जो सिटी है तेहरान के साथ में ये कनेक्ट करता है, ये ब्रिज जो है कराज नाम का जो रिवर है वो उसके ऊपर में ये बना हुआ है। कौन सा रिवर के ऊपर में? कराज नाम का रिवर है जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी है। तो स्टूडेंट्स, इस ब्रिज को फोटो में शो किया गया है। आप देखिए कि एक हमारे यूट्यूब के एक जर्नलिस्ट हैं, सौरभ शुक्ला हैं, प्रेजेंट समय में यूट्यूब में है वो रेड माइक का टीम से।
तो जो सौरभ शुक्ला है उनका टीम वहाँ पे विजिट किया था और उन्होंने जो ईरान का जो प्लेसेज है उनको शो किया है पिछले कुछ समय से कि ईरान के अंदर में कैसे वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, कैसे लोगों का इंगेजमेंट है, वहाँ पे क्या अथॉरिटी के साथ में हैं लोग या उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन सबको भी वहाँ पे शो है वो किया गया है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से हमने देखा। फिर हमारा जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको डेली बेसिस के ऊपर में या आप देखिए कि मंथली बेसिस के ऊपर में लॉस के जो कुछ नंबर्स हैं वो बताए गए हैं कि जो आने वाला जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइजेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और इंडिया के अंदर में जो डोमेस्टिक कंजप्शन का जो यहाँ पे पेट्रोल एंड डीजल है उसके प्राइजेज हैं वो काफ़ी कम हैं। तो इस वजह से कंटिन्यूस लॉस का जो यहाँ पे नंबर्स हैं वो बताए गए हैं। अभी आप देखिए कि नेचुरल हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से ऐसा हुआ, लोगों के ऊपर में मोर प्रेशर ना क्रिएट हो इसलिए डायरेक्टली उसको लिंक नहीं किया गया है। डायरेक्टली इंडियन मार्केट के अंदर में प्राइजेज हैं उनका इंक्रीज नहीं हुआ है। यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, जब ऐसा कंडीशन क्रिएट होता है जब आने वाला जो क्रूड ऑयल है उसका प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन करता है और हमारे मार्केट के अंदर में जो पेट्रोल एंड डीजल का जो प्राइस है वो लगभग इक्विवेलेंट है और ऑयल कंपनीज को एक अनएक्सेप्शनल वे के अंदर में आप देखिए कि बेनिफिट है वो होता है, बेनिफिट उनको होता है। तो उस समय में गवर्नमेंट कौन सा टैक्सेशन लगाती है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर में, तो एक टैक्सेशन होता है जिसको कि हम विंडफॉल टैक्स के नाम से जानते हैं। विंडफॉल टैक्स, विंडफॉल टैक्स क्या है कि मार्केट का ऐसा कंडीशन बना और अनएक्सेप्शनल वे के अंदर में उनको काफ़ी सारा बेनिफिट हुआ है तो उसके लिए टैक्सेशन लगाया करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रबर के बारे में है, वेस्ट एशियन क्राइसिस की वजह से आप देखिए कि रबर चाहे यहाँ पे नेचुरल रबर हो या सिंथेटिक रबर हो उसके भी प्राइजेज हैं वो इंक्रीज हुए हैं। तो जो फर्म्स हैं उनके द्वारा इसका प्राइस है उसको इंक्रीज किया गया। एग्जाम के लिए क्या पता होना चाहिए, एग्जाम के लिए आपको इंडियन जो स्टेट्स हैं उनके बारे में जानकारी होना चाहिए जहाँ पे रबर का प्रोडक्शन है वो हुआ करता है। केरल आप देखिए कि टॉप किया करता है, जो केरल नाम का स्टेट है हमारा वो टॉप करता है। फिर स्टूडेंट त्रिपुरा है, फिर त्रिपुरा है, कर्नाटका भी है उसको भी यहाँ पे काउंट करते हैं, बट आपको केरल पता होना चाहिए, केरल इसमें टॉप करता है। और जब आप हम इंडिया में रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर को आप रीड करोगे कि इंडिया के अंदर में जो रबर बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो आप देखिए कि रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर भी केरल के अंदर में एक जगह है कोटायम, केरल में एक जगह है कोटायम, कोटायम के वहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है रबर बोर्ड का। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पर्सनैलिटी राइट्स हैं उसके बारे में बताया गया, काफ़ी बार आप रीड करते हो इस टॉपिक को। आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ उसके पार्ट के रूप से आप इसको कंसीडर कर सकते हो, बट अगर हम रीड करें क्या पर्सनैलिटी राइट्स किसी भी पर्सन का इमेज है, वॉइस है, किसी भी तरीके से जो पर्सन से रिलेटेड जो थिंग्स हैं उनको यहाँ पे वो यूज किया जाए किसी अनएक्सेप्शनल वे के अंदर में बेनिफिट को गेन करने के लिए या जो जो कॉमर्शियल जो बेनिफिट है उसको गेन करने के लिए, तो आप देखिए कि और विदाउट कंसेंट के बेसिस पे ये यूज होता है, तो ये पर्सनैलिटी राइट्स का जो पार्ट है वो आया करते हैं। क्या हमारे किसी स्टैट्यूट के अंदर में इसको डिफाइन किया गया है, कहीं ना कहीं इसको मेंशन किया गया है हमारे यहाँ पे, तो आप देखिए कि पर्सनैलिटी राइट्स हैं वो कहीं पे भी मेंशन नहीं है, बट आप राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू लाइफ के रूप से आर्टिकल 21 है उसके पार्ट के रूप से इसको कंसिडर कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे एक होमवर्क देते हैं, होमवर्क आपके लिए ये है कि किसी पर्सन का जब डेथ होता है, किसी पर्सन का डेथ हो गया है, उसके बाद में आप देखिए कि अगर उसका इमेज वॉइस इसको यहाँ पे किसी बेनिफिट करने के लिए, कॉमर्शियल गेन करने के लिए यूज किया जाता है, तो क्या उस समय भी उसका प्रोटेक्शन अवेलेबल है क्या, जो पर्सनैलिटी राइट्स हैं उनका। फिर ये आपको बताना है कि पर्सनैलिटी राइट्स के आफ्टर दैट भी अवेलेबल हुआ करती हैं क्या। डीआरडी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आप देखिए कि यहाँ पे बेसिकली तारा नाम का एक इक्विपमेंट है, तारा नाम का एक जो वेपन है उसको डेवलप किया गया है। अब ये जो तारा नाम का जो वेपन है उसका बेसिक पर्पज़ क्या है, बेसिक पर्पज़ ये है कि जो अनगाइडेड यहाँ पे जो अनगाइडेड वेपन रहेगा उसको ये कन्वर्ट करेगा गाइडेड के रूप से, जिससे कि प्रिसाइज वे के अंदर में अटैक है वो किया जा सके। तो टैक्टिकल एडवांस रेंज आप देखिए कि ऑगमेंटेशन इसका नाम है, टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन इसका नाम है, जो डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने डेवलप किया है। इंडिजीनियस ग्लाइड वेपन सिस्टम है जो कैपेबल है कन्वर्ट करने के लिए, अनगाइडेड कोई वेपन है उसको प्रिसीजन वे के अंदर में, प्रिसाइज वे के अंदर में वो अटैक है वो कर सके। तो तारा नाम का वेपन जो कि अनगाइडेड को गाइड करने के लिए इम्पोर्टेंट है वो रहेगा।
एमजी नरेगा को आप देखिए कि उसके रिगार्डिंग में एक नया इनिशिएटिव लाया गया था, अभी वो इम्प्लीमेंटेशन में तो नहीं आया है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। अभी रिसेंटली ये बताया गया है कि जो एमजी नरेगा का जो फंड, जो ट्रांजिशन जो फंड जो इसको अलोकेट हुआ था वो भी काफ़ी कम था। ओवर द अब देखिए लास्ट कुछ समय के अंदर में इसका जो इंगेजमेंट है इसके साथ में वो कम हुआ है, एक स्टडी यहाँ पे बताता है। एनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है बट जो क्वालिटी वर्क्स हैं वो यहाँ पे डिक्लाइन है वो हुए हैं। एमजी नरेगा के और क्या प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, लेबर का जो अवेलेबिलिटी है उसको भी आप देखिए कि ये रिड्यूस करता है। अनस्किल लेबर फोर्स है उसको ये क्रिएट करता है। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो लेबर का अनअवेलेबिलिटी है उसके रिगार्डिंग में इंडस्ट्रियलिस्ट जो पर्सन है जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो इसको बताया करते हैं। और जो अनस्किल लेबर फोर्स है उसको ये डेवलप कैसे करता है, जैसे कि आप देखिए कि किसी भी पर्सन को कोई स्किल का रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको एनरोल करना है, 5 किलोमीटर का एरिया उसके डिस्टेंस से उसमें उसको जॉब दिया जाएगा, कुछ समय का उसको वर्क है वो करना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उसके अंडर में ये आया करता है, रूरल डेवलपमेंट का ये पार्ट है, उसको रिप्लेस करते हुए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण आया था, जिसमें स्टेट्स का जो शेयरिंग को इंक्रीज करने के लिए था। सेंटर के द्वारा डायरेक्शन दिया जाएगा उन एरियाज़ के अंदर में स्टेट्स को इस वर्क को कैरी आउट करना होगा, और डिमांड जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग में वर्क है वो करना होगा। नीति आयोग का एजुकेशन के रिगार्डिंग में रिपोर्ट है, जो एजुकेशन के अंदर में कुछ लैकिंग है उसको बताता है कि रिटेंशन का जो लो है काफ़ी सारा स्टूडेंट्स में, लर्निंग आउटकम है उसको भी लो यहाँ पे बताया गया है। तो ये नीति आयोग है और अदर इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन के बारे में समय समय पे जो रिपोर्ट्स हैं वो निकाला करते हैं। इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर एरिया कितना है, 4096 किलोमीटर है। और इंडियन अथॉरिटीज़ ने क्या कहा है कि बांग्लादेश है वो फेल है किसी भी तरीके से जो एक्शंस हैं उनको कैरी आउट करने के लिए। जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो इंडिया के लिए आया करते हैं उनके रिगार्डिंग में जो रिपेट्रिएशन है उसको उसको सस्पेंड करने के लिए यहाँ पे बेसिकली बांग्लादेश के द्वारा कोई डिसीजन है वो नहीं लिया गया। जब हम टॉप कंट्रीज़ के बॉर्डर एरिया के बारे में रीड करते हैं तो फर्स्ट तो आप देखिए कि इंडिया और जो यूएस एंड कनाडा का है, और इंडिया और बांग्लादेश का है जो 5th लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर है वो आया करता है। तो ये कुछ इश्यूज हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के रिगार्डिंग में जो बांग्लादेश ने एक्शंस नहीं लिए, जिसको इंडिया यहाँ पे कंसर्न है वो रेज करता है। स्टूडेंट्स, बांग्लादेश के अंदर में रोहिंग्या पर्सन्स भी काफ़ी सारे आए थे, जिसमें आप देखिए कि भासन चार का एक एरिया है, भासन चार आइलैंड है। भासन चार आइलैंड के अलावा आप देखिए कि वहाँ पे कोक्स बाजार का भी एक एरिया है, कोक्स बाजार भी है, जहाँ पे रोहिंग्या पर्सन्स को रखा गया था। इंडिया ने कुछ फंडिंग है वो भी प्रोवाइड किया था ऑपरेशन इंसानियत के थ्रू बांग्लादेश को, कि आप इनको वहाँ पे रखिए, बेसिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कीजिए। बट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स माइग्रेंट्स के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे एक्ट्स आया करते हैं, जो कन्वेंशन है, तो इंडिया जो है वो रिफ्यूजीज़ के जो कन्वेंशन है उसको रिकॉग्नाइज है वो नहीं करता है। तो स्टूडेंट सेंसस एक्सरसाइज के बारे में है कि सेंसस एक्सरसाइज में कैसे यहाँ पे जो आईडी है उसको वेरीफाई करना होगा। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि अगर कोई पर्सन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्या वो लीगली बाउंडेड है उस क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। तो उनका जो नॉलेज के अंदर में बेस्ट उनको जो आंसर मिलता है उसके अकॉर्डिंग उनको आंसर है वो करना होगा। सेंसस का जो एक्ट है, सेंसस एक्ट है 1948 का, जिसमें आप देखिए कि जो सेक्शन 8 है क्लोज सेकंड है, जो ये मेंशन करता है कि एवरी रेजिडेंट को लीगली बाउंडिंग है कि अपना जो जो बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग में उसको आंसर करना है सेंसस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग में। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के अंदर में फॉरेस्ट राइट एक्ट का वायलेशन हुआ, ग्राम पंचायत से जो डिस्कशन नहीं किया गया, जो मिनिमम नंबर्स का रिक्वायरमेंट है वो नहीं हुआ था, ऐसा पेटिशन है वो कलकत्ता हाई कोर्ट में फाइल हुआ था। उसके अगेंस्ट में सेंटर का जो ऑब्जेक्शन था उसको रिजेक्ट किया गया है कलकत्ता हाई कोर्ट ने। कलकत्ता हाई कोर्ट के वहाँ पे अंडमान एंड निकोबार का ये पेटिशन क्यों फाइल हुआ, क्योंकि कुछ हमारे यहाँ पे ऐसे यूटी हैं जिनकी खुद की हाई कोर्ट नहीं है, तो जिनको अदर हाई कोर्ट के अंडर में रखा गया है, जैसे लक्षद्वीप को रखा गया है केरल हाई कोर्ट के अंडर में, अंडमान निकोबार को कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर में। लखीमपुर खीरी जहाँ पे फार्मर्स के अगेंस्ट में एक रोड रेज का इंसिडेंट हुआ था, तो आप देखिए कि फॉर्मर एक अब वहाँ पे जो मिनिस्टर के जो सन हैं उनके केस के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऑब्जर्वेशन है कि विटनेस का एग्जामिन है वो नहीं हुआ है पिछले कुछ मंथ से। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक कोर्ट आपको पता होना चाहिए, जस्टिस के बारे में कहा जाता है। जस्टिस आप देखिए कि सिर्फ उसको डन ही नहीं करना है, कि सिर्फ उसको डन ही नहीं करना, डेट सीम्स टू बी डन, कि वो दिखना चाहिए यहाँ पे जस्टिस होता हुआ।
हमारे जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे डिले प्रोसेस होना, पेंडेंसी होना, और इस तरीके से आप देखिए कि काफ़ी सारे केसेज के अंदर में आपको जो नेग्लिजियंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नर्मदा के इंसिडेंट के बारे में है, जो डैम के अंदर में वहाँ पे हुआ था, जो क्रूज के अंदर में आप देखिए कि कोलैप्स होने की वजह से क्या मेन कंसर्न है वो रहा है वहाँ पे। तो मेन कंसर्न यही रहा है कि जो लाइफ जैकेट्स जो दी जाती हैं किसी भी वाटर एक्टिविटी के रिगार्डिंग में, उनको नहीं प्रोवाइड किया गया होगा। वो यहाँ पे एक मेजर है, वो कंसर्न है हमारे मैक्सिमम जो जो यहाँ पे इंगेजमेंट्स हुआ करते हैं जैसे वाटर एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग में, तो उसमें जो बेसिक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उनको ना फॉलो करना। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स, नर्मदा रिवर के ओरिजिन के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या नर्मदा रिवर है वो रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करता है क्या नर्मदा रिवर है वो रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करता है? ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट आप देखिए कि डैम के बारे में मेंशन है। तो क्या हमारे यहाँ पे जो डैम्स आया करते हैं वो स्टेट लिस्ट में आते हैं या सेंट्रल लिस्ट में आते हैं? डैम्स आप देखिए कि बेसिकली स्टेट लिस्ट का पार्ट है, वो हुआ करते हैं, बट डैम्स का जो सेफ्टी जो है उसके रिगार्डिंग में जो सेंटर है वो लॉ को यहाँ पे फ्रेम कर सकता है सेफ्टी के रिगार्डिंग में। तो उसी इंसिडेंट का यहाँ पे मेंशन है। और पोर्ट किसके अंडर में आते हैं स्टूडेंट्स? जो माइनर पोर्ट हैं वो तो स्टेट के अंदर में आते हैं, बट जो मेजर पोर्ट है वो आप देखिए कि सेंटर के डोमेन में आया करते हैं। नेक्स्ट अगर हम रीड करें मूसी रिवर के बारे में है। मूसी रिवर जो जहाँ हैदराबाद जहाँ पे सिचुएटेड है वहाँ से फ्लो किया करती है। तो मूसी रिवर के बैंक के ऊपर में हैदराबाद है। उसके रेजुनेशन का जो प्लान है उसका कुछ गाइडलाइंस को लाया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको यहाँ पे मेंशन किया गया। टू रिवर्स को मर्ज करते हुए मूसी रिवर है वो क्रिएट होती है। तो ये मूसी रिवर के बारे में है जो लास्ट 1-2 मंथ से न्यूज़ के अंदर में भी है। किसी का ट्राइब्यूटरी है क्या मूसी रिवर? क्या किसी का ट्राइब्यूटरी है? तो ये भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये भी आपका यहाँ पे होमवर्क है। कर्नाटका का जो बेंगलोर नाम का सिटी है जिसको सेटअप किसके द्वारा किया गया था? नाडा प्रभु केम्पे गौड़ा हैं उनके द्वारा इसको सेटअप किया गया था, जो कि गवर्नर हुआ करते थे। विजयनगर का जो एम्पायर है उसके गवर्नर हुआ करते थे इस रीजन के। तो स्टूडेंट्स आप जो बेंगलोर का जो एयरपोर्ट सिटी है वो आप देखिए कि बेंगलोर का एयरपोर्ट सिटी है, वहाँ पे इनका फोटो भी लगा है, स्टैचू भी लगा है नाडा प्रभु केम्पे गौड़ा का। अब कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया गया है कि विजडम वैली है उसको वहाँ पे डेवलप किया जाएगा। वैसे भी बेंगलोर को इंडिया का सिलिकॉन वैली के रूप से भी कंसिडर करते हैं। जॉन इब्राहम नाम के जो पर्सन है उनका एक केरल से रिलेटेड एक मूवी था बेसिकली ऐसे पर्सन जो नक्सल मूवमेंट से रिलेटेड हैं उनके द्वारा जो सुसाइड किया जाता था उसके बारे में। अब आप देखिए कि जो यहाँ पे मूवीज के फेस्टिवल्स हुआ करते हैं वहाँ पे इसको चलाया गया है इस मूवी को। तो फिर से यहाँ पे जो जो काफ़ी बार आप देखिए कि ऐसा काफ़ी सारी मूवीज हुआ करती हैं जिनको कि इन फेस्टिवल्स के अंदर में उसका जो क्रिएटिविटी है उसके रिगार्डिंग में उसको रिकॉग्नाइज है वो किया जाता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने देखा आज के न्यूज़पेपर के बारे में। आप देखिए कि एडिटोरियल के ऊपर में इतना कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो नहीं था, कुछ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से था, और कुछ इम्पोर्टेंट रहे जो एग्जाम में उससे क्वेश्चन आ सके, उन उन पॉइंट्स को आप यूज कर सको, तो उसके रिगार्डिंग में हमें जो डिस्कशन है वो करना चाहिए। नहीं अगर कोई न्यूज़ को हमने रीड कर लिया है उसी को एडिटोरियल में मेंशन किया गया, उन्हीं पॉइंट्स को मेंशन है, तो उसको हम नहीं इंक्लूड हैं वो करते हैं। तो आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो होमवर्क आपसे पूछा गया है वो कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।